Hello students, welcome back to the MP's Institute of Physics. Myself Mihir Patel, and today for this session we will learn about the concept of dimensional formula related to the important physical quantities from fluid mechanics and solid mechanics. हमारे 11th स्टैंडर्ड के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा है सॉलिड मैकेनिक्स। तो उस चैप्टर्स में से हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके रिलेशंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला और उसके बेसिक्स को अभी हम यहाँ पर लर्न करेंगे। So here the first quantity is from fluid mechanics, that is surface tension. So सबसे पहले आप ये समझ लो कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं ऐसा बोलूं कि सरफेस टेंशन बेसिकली एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए। सो यू कैन सी दिस वन कंटेनर इज देयर विच इज फिल्ड अप विद द लिक्विड कंपोनेंट, वन कंटेनर इज देयर विच इज फिल्ड अप विद द लिक्विड कंपोनेंट। यहां पर सिंपल आप देख सकते हो कि स्टील नीडल may be made to float on water, though the steel is more denser than water. You can see this, it is more dense than the water. This act because water surface acts as a stretched elastic membrane and supports the needle. Means अगर आप सिंपल एक बात सोच लो कि यहाँ जो सरफेस है उसके ऊपर, फॉर एन एग्जाम्पल एक सिंपल मैंने यहां पर बात की है स्टील नीडल की, राइट। सो इफ यू आइडेंटिफाई इन स्पेसिफिक कंडीशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन स्पेसिफिक कंडीशन इट विल बिहेव विद द स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। सो अल्टीमेटली अगर सरफेस पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगा तो ये जो स्टील पिन आपने रखी है वो नीचे नहीं जाएगी और फ्लोट होगी। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग ऑन टू द सरफेस। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग ऑन टू द सरफेस। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी आर सेइंग दिस surface tension. So basically tension is the type of force which is directly proportional to the length, If I remove this proportionality, I can put down this sigma over here, okay, and if I make subject to that, the formula would be sigma is equals to F upon L. The sigma is nothing but the surface tension, F is nothing but the force, and L is length. So out of this we can say surface tension is measured as the force acting per unit length. मैं यहां आपको अभी एक शॉर्ट डेफिनेशन करवा रहा हूं। जब हम ये पूरा चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स लर्न करेंगे तब उसके डिटेल पोर्शन में भी हम जाएंगे, बट यहां आपको सिर्फ इतनी पॉइंट्स याद रहे, दैट इज मोर देन इनफ। तो सरफेस टेंशन is measured as the force acting per unit length. So हम यहां पर बोलते हैं कि अल्टीमेटली आप ऐसे कई सारे लिक्विड्स देख सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा बात बताऊं आपको कि अगर सिंपल आप मिल्क को बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद सिंपल जब वो कूल होता है तो उसके ऊपर भी एक सिंपल सी फिल्म फॉर्मेशन होता है, राइट। दैट फिल्म फॉर्मेशन। अनदर थिंग, सरफेस टेंशन का एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जो सोप बबल फॉर्मेशंस होते हैं, मींस आप जब छोटे थे तब वो सिंपल अल्टीमेटली सोप बबल फॉर्मेशन वाला कि आप पाइप लो,
और सिंपल जो सोप बबल होता है, सोप वाला जो सॉल्यूशन होता है, उससे आप एयर प्रेशर मुंह में से दोगे तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ बबल. सो अगेन इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ फोर्स वैल्यू which is generated due to elastically stretched membrane, right? So in a nutshell, ये जो सरफेस टेंशन है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ. ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो आप उसका सिंपल फॉर्मूला बनाओगे तो ये फोर्स हुआ तो न्यूटन आ गया. सीजीएस में जाओगे तो डाइन हम लिखेंगे. लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे? मीटर, ऊपर आएगा तो इनवर्स. सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो इनवर्स. तो ये दोनों यूनिट भी यहां पर हमें अवेलेबल हो गए. नाउ इफ आई से अबाउट द डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में अगर हमें बात करना है तो सिंपल सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ है. अगर मैं फोर्स की बात करूं तो क्या होगा? m1 l1 t-2. अभी तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं. लेंथ क्या है? l1. सो ये l1 क्या हो गया? कट. हमें मिला m1 t-2 एंड दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर surface tension. So clear with this? Next one, that is coefficient of viscosity. That is coefficient of viscosity. अभी ये एक दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, याद रखना. ये एक दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिक्विड बॉडी के लिए, राइट? अगर मैं आपको ये सिंपल पहला वाला ये डायग्राम अगर आप फोकस करो तो आपको पता चलेगा कि मैंने दो बीकर आपको यहाँ दिखाए हैं. एक बीकर में वाटर फिलअप किया हुआ है और दूसरे बीकर में सिरप. मींस सिंपली ये थोड़ा सा थीन है, यू कैन सी दिस. और ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा थिक है, राइट? सो मैं जब उसको स्टर करूंगा, उसको रोटेट करूंगा तो ऑब्वियसली आप थोड़ा दिमाग में लाओगे तो भी पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी. और इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी. सो ऑब्वियसली उस कंसेप्ट में हम बोलते हैं कि ये लो विस्कस बॉडी है और ये हाई विस्कस कंपोनेंट है, राइट? Means one material is low viscous and another material is highly viscous. So obviously उसका मीनिंग ये हुआ, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, मीन्स स्पीड उसकी कम हो जाती है. अगर विस्कोसिटी लो है तो उसकी स्पीड ज्यादा है. तो उस केस में या दूसरा पॉइंट भी, ये दूसरा डायग्राम भी देख सकते हो कि आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि अल्टीमेटली इसका जब फ्लो होता है, मींस एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में हम ऐड करते हैं और ये पर्टिकुलर मटेरियल है उसको हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इसका फ्लो यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है, यू कैन सी दिस. बट ये अल्टीमेटली फ्लो होते होते बहुत टाइम लेगा. इट टेक्स हायर टाइम. सो इट टेक्स हायर टाइम ओवर हियर. और यहां पर जो टाइम लगेगा वो टाइम कैसा है? लेस है. सो ऑब्वियसली उस मीनिंग में हम बोलेंगे कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो कैसी है? लो है. और ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल यहां पर होंगे, मटेरियल है, उसकी विस्कोसिटी बेसिकली कैसी है? हाई है, राइट? सो ये बेसिक फंडामेंटल दिमाग में गया आपके कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी और विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी. नाउ ये कॉन्सेप्ट को हम एक थियरी के पॉइंट में देखते हैं. लुक एट ओवर हियर. आपको एक डायग्राम दिख रहा है. मींस जो लिक्विड होता है तो लिक्विड के ये सारे मॉलिक्यूल्स के लेयर है, राइट? सो बेसिकली इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ लिक्विड. मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ लिक्विड. सो जब हम यहां पर बात करते हैं तो हमने यहां पर एक सरफेस लेयर दिखाया है, यू कैन सी दिस. जब ये मूवमेंट यहां से स्टार्ट होती है, ये सपोज समझ लो ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है, तो ये सब
इंटरमीडिएट लेवल्स भी आप आइडेंटिफाई करो जो डॉट लाइन से दिखाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आप ये एरो जब ऑब्जर्व करते हो तो ये सारे एरो को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो अल्टीमेटली उस केस में हमको पता चलता है कि उसकी जो स्पीड वैल्यू है, मींस आप देखो बॉटम साइड अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी कैसी लिखी हुई है 0, और टॉप साइड पर कैसा लिखा हुआ है वेलोसिटी मैक्सिमम। ऑब्वियसली क्योंकि अगर इस लेयर को मूव होना है तो ये सारे लेयर का जितना फोर्स होगा ना, आप याद करो बेसिक कंसेप्ट, सारा ऊपर का जो फोर्स होगा वो किसको बेयर करना है, ये पर्टिकुलर लेयर को। तो ऑब्वियस कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मींस जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्लीज कीप इन माइंड, राइट। हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, velocity is going to increase, and if you are coming from top to the bottom, velocity is going to decrease। तो बेसिकली जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली यहां पर वेलोसिटी भी चेंज होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहां पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई जो फोर्स इफेक्टिविटी है वो ये वेलोसिटी के चेंज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यू कैन सी दिस, ये फर्स्ट फॉर्मूला आप देख सकते हो। ऑब्वियसली ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये पॉइंट को, इसको हम एक नाम भी देख सकते हैं, उसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद रखना, आप लिख दो वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, सिंपल अपना दिमाग चलाना कि ये जो dv बाई dx है ना, बेसिकली हम उसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा x भी बोल सकते हैं। dv लिखो या डेल्टा v लिखो, दोनों क्या है, चेंज का फॉर्मेशन, याद रखना, राइट। मीन्स ये क्या बोलता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। याद रखना क्या बोला मैंने, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसे कई सारे ग्रेडियंट्स आएंगे फिजिक्स में, आप प्रेशर ग्रेडियंट भी लर्न करोगे, उसका मीनिंग क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सपोज मैं आपको बोलूं टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के केस में क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। 12th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो एक कॉमन सी चीज दिमाग में बिठाओ, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिस्टेंस, उसके कंसेप्ट में न्यूमरेटर क्या हो रहा है, चेंज, तो उसको हमने यहां पर नाम दिया है। अगेन ये dv बाई dx लिखो या डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिखो, दोनों कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सेम ही है। ओके, चेंज कॉन्सेप्ट के लिए वो यूज होता है। अभी सिंपल ये पॉइंट हो गया। यहां पर जो सरफेस एरिया जितना कवर होता है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हमने यहां पर सरफेस एरिया को भी ले लिया, यहां पर हमने सरफेस एरिया को भी मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। नाउ यू कैन सी दिस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हमने रिमूव की, तो हमने यहां पर क्या लिखा, यहां हमने क्या लिखा, सिंपली ईटा। इसको क्या बोलते हैं, ईटा, दैट इज नथिंग बट दी कांस्टेंट वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो हमारा ये पूरा टॉपिक था, राइट, क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी ये माइनस साइन क्यों, हमने बोला ना वेलोसिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसको इंडिकेट करने के लिए ये नेगेटिव साइन हमने यहां पर रखा हुआ है, बट जब मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो उसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती। सो इन अ नटशेल आई कैन से बेस्ड ऑन विस्कोसिटी स्पीड रिलेशंस चेंजेस होंगे, और विस्कोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो ये फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। Obviously, please keep in mind for competitive exam it is much more important.
सो अगर मैं सिंपली अभी ये हमारा पूरा इक्वेशन में एक बार फिर से यहां पर लिखता हूं, तो जो इक्वेशन पॉइंट है आप उसको याद रखना कि क्या है, F इज इक्वल्स टू ईटा ए। सो यू कैन सी दिस कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हमने पहले यहां पर पूरा लिख दिया हुआ है। उसमें से सिर्फ मैंने क्या किया, ईटा को सब्जेक्ट बना दिया है इक्वेशन में। ओके, सो ऑब्वियसली ये जो डेल्टा एक्स है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ए एंड डेल्टा वी वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो उस केस में ये डेल्टा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, सो वो मैंने इग्नोर कर दिए। तो अभी मेरा फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, फोर्स, x दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, a मींस एरिया, v मींस वेलोसिटी। ये चारों चार क्वांटिटी अभी आपको ऐसी दिख रही है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बहुत बार सॉल्व किए हुए हैं। सो वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। फोर्स है तो हमने यहां पर रख दिया m1 l1 t-2। डिस्टेंस के लिए हमने यहां पर रख दिया L1। एरिया के लिए हमने यहां पर रख दिया L2, मीटर स्क्वायर होता है। वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिख दिया L1 t-1। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो M1 एक ही बार है तो ये M1 लिखा। ये L आप आराम से देख लो कि 1 + 1 यहां पर 2 है तो ये न्यूमरेटर का 2 आपको दिख गया। अभी डिनोमिनेटर में देखो 2 + 1 है तो 3, लेकिन ये 2 + 1 3 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। आप देख लो ये हो गया माइनस। उसके बाद t को देखो, ऊपर क्या है -2, यू कैन सी दिस, बट ये -1 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। सो फाइनली ये आ गया m1, 2 - 3 हो गया l-1, -2 + 1 that is t-1. So final dimensional formula for coefficient of viscosity eta is equals to m1 l-1 t-1. Most important concept from the fluid mechanics, please keep in mind. Okay, now उसके यूनिट्स भी हम यहां पर देख सकते हैं, उसके यूनिट्स भी देख सकते हैं। पॉइशुली करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर से जो यूनिट रखा गया है वो क्या है, पॉइस। और सिंपल मैं आपको एक आइडेंटिफाई करके बताऊं यहां पर जो कंसेप्ट है। आप देखो ये कौन है, फोर्स दिख रहा है, तो सीजीएस में लिखना था तो क्या लिख दिया, डाइन लिख दिया यहां पर। फिर मल्टीप्लिकेशन में कौन था, डिस्टेंस। अभी ये जो हमने किया ना वही फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये फोर्स और ये डिस्टेंस दिख गया। नीचे एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर दिखता है। और फिर क्या था, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखना। सो उसका नाम हमने यहां पर रख के एक स्पेसिफिक इक्वेशन हमने यहां पर यूनिट वैल्यू डिराइव किया। सो आप सिंपल याद रख सकते हो, डाइन इंटू सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइस। प्लीज मेक श्योर एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर, इट इज नोन एज सॉलिड मैकेनिक्स। आप याद रखना, सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला देखने हैं, लेकिन मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहां पर डिस्कस की और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला। सो सबसे पहले देख लो कि हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। यहां आर रह गया है वो आप ऐड कर देना। सो स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, सिंपली स्ट्रेस
को हम सिग्मा के नाम से डिनोट करते हैं, राइट। और जो स्ट्रेन है ना उसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, दिस वन इज सिग्मा एंड दिस वन इज एप्सिलॉन। ओके, तो सबसे पहले तो वो दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है क्या वो समझेंगे, उसके बाद उसकी डिटेलिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या है आप इजीली रीड कर सकते हो। इट इज अ काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और इट इज अ काइंड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मींस रिस्टोरिंग और अ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको सीधा यहां पर ब्लिंकिंग होगा दिमाग में कि ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला किसके जैसा आया? प्रेशर के जैसा। किसके जैसा ये फॉर्मूला दिखा आपको? प्रेशर के जैसा। अभी आप उसको कंपेयर कीजिए। हाँ, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, वो हम बात करेंगे लेटर ऑन, वी विल डिस्कस ऑन दैट। बट यू कैन सी दिस, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने इसको क्या बोला? सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली प्रेशर का ही जो फॉर्मूला था वही दिखता है, तो उसका यूनिट भी यहां पर आप देख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका मीनिंग मैं आपको एक शॉर्टकट बोलूं तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का था वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आएगा? स्ट्रेस का आएगा। प्लीज कीप इन माइंड, ये चीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे कंपैरिजंस आपको याद रखने हैं, राइट। देन स्ट्रेन के केस में जाओ तो स्ट्रेन क्या है? सिंपल, स्ट्रेन इज द चेंज इन द शेप और ओरिजिनल शेप। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, मींस मैं आपको एक सिंपल बोलता हूं कि आपके पास ऐसा एक रॉड है, राइट। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ रॉड, अगर ये रॉड का ओरिजिनल लेंथ है L, समझ लो ओरिजिनल लेंथ कितना है? L, बट ये लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा L। उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा L। सो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। फिर से, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लेंथ है, तो और ये डेल्टा का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेंथ अपॉन लेंथ होगा तो L1 माइनस L1 कैंसिल हो गया, तो ये क्वांटिटी कैसे हो गई? डायमेंशन लेस, मींस नो यूनिट, नो डायमेंशंस। ये एक अनदर क्वांटिटी आप ऐड कर लेना, हमारे प्रीवियस सेशंस को भी याद कर लेना। डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसमें ये एक नंबर और जोड़ देना। सो क्लियर विद दिस, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L। ये बेसिक्स पहले आपको याद रखना है। उसके बाद हम सिंपल थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं कि स्ट्रेन के बारे में। जैसे मैंने आपको समझाया कि एक ओरिजिनल लेंथ था रॉड का, लेकिन उसमें क्या हुआ? थोड़ा बहुत चेंज हुआ। सो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल रिस्पॉन्स देता है, दैट मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल। अगर उसका लेंथ चेंज होता है तो उसे हम क्या नाम देंगे? लीनियर स्ट्रेन। अगर उसका वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस हमें ऑब्जर्व होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? वॉल्यूम स्ट्रेन। दैट मीन्स आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला डेल्टा L अपॉन L और इसका फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन V। सो आई कैन से दैट लेंथ अपॉन लेंथ होगा ना तो भी यूनिट लेस हो गया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होगा वो भी यूनिट लेस हो गया। यू कैन सी दिस, हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस के से क्या कर रहे हैं? फोर्स इंड्यूस कर रहे हैं और उसके सिस्टम रिस्पॉन्सेस मींस लेंथ और वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस है वो हम यहां पर नोट डाउन कर रहे हैं, राइट। सो हमने एक फ्लूइड ले लिया है, उसके अंदर सिंपल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर बेसिकली हम फोर्स लगाते तो ऑब्वियसली प्रेशर तो जनरेट होगा ही। बट आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखना है? सिंपल, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखना है? ये
Strain means change in length upon original length and stress means force per unit area, right? नाउ उसके बाद जो पॉइंट हमें यहां पर दिमाग में बिठाना है वो अच्छी तरह से आप समझो कि ये पॉइंट क्या है। समझ लो कि पहले मैंने बोला कि ये सिग्मा वो है स्ट्रेस और ये एप्सिलॉन वो है स्ट्रेन। आप सॉलिड मैकेनिक्स के चैप्टर में एक हुक्स लॉ करके पॉइंट आएगा, उसको आप डिटेल में वो चैप्टर में लर्न करोगे, बट मैं सिंपल अभी शॉर्ट में उसको बोलता हूं क्योंकि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पर फोकस करना है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सिंपल मैंने क्या बोला, ये जो है वो है स्ट्रेस और ये जो है वो है स्ट्रेन। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं ना तो मुझे क्या रखना होगा, कांस्टेंट। क्या रखना होगा, कांस्टेंट। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहां पर कांस्टेंट रखा। वो कांस्टेंट को यहां पर जो मैंने नाम दिया है, याद रखना ये जो कांस्टेंट है ना उसका नाम हमने क्या रखा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम रखा उसका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज कीप इन माइंड। हाँ, तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कांस्टेंट हो गया। समझना, सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हम रिलेशन किसका देख रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। कौन सा लॉ शॉर्ट में याद रखने का, हुक्स लॉ। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, फॉर अ सॉलिड कंपोनेंट इन लेस देन 1% रिलेशन सिग्मा एंड एप्सिलॉन आर कमिंग विद द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। सो सिग्मा और एप्सिलॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, उसको रिमूव किया तो हमने कांस्टेंट रखा के, उसको हमने क्या नाम दिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहां पर स्टोरी एंड नहीं होती, एक्चुअली यहां पर स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो क्या है उसमें वो समझो कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कितने, 3 टाइप्स में। और वो 3 टाइप्स किसके अकॉर्डिंगली दिए हैं, तो वो पहले मैं आपको बोलता हूं। अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट के लेंथ रिलेटेड मींस लॉन्जिट्यूडिनल लेंथ रिलेटेड चेंजेस आएंगे तो उसके लिए जो कांस्टेंट होगा उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल ई। मैं आपको बोलूं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप रिफर करोगे तो साइंस भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। कई बुक्स में आप देखोगे तो यंग्स मॉड्यूलस को वाई से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, याद रखना। ओके, सो वाई और अ कैपिटल ई दैट अप्लाइज फॉर द यंग्स मॉड्यूलस। जब लेंथ रिलेटेड चेंजेस होंगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे, यंग्स मॉड्यूलस। उसके बाद कौन है, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का मीनिंग क्या, जब वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस आएंगे, मटेरियल के वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस को जब आइडेंटिफाई करोगे और आप उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलोगे, बल्क मॉड्यूलस। उसको यहां के से डिनोट किया है, याद रखना। कई सारी बुक्स आप देखोगे रेफरेंस बुक्स, तो उसमें कई बुक्स में बी से भी उसको डिनोट किया गया है। प्लीज कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट, बल्क मॉड्यूलस। वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे उसमें। थर्ड, अगर बॉडी के शेप रिलेटेड चेंजेस अगर ऑब्जर्व होते हैं मींस शियर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसको हम क्या नाम बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे डिनोट किया है, कैपिटल जी से। और दूसरा साइन भी नोट डाउन कर लेना, कई सारी बुक्स आप देखोगे तो उसमें ऐसे इटा करके भी दिया हुआ है। हाँ, आपको लगेगा कि अभी ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लर्न किया है, सो उसका भी साइन ऐसा ही था, बट डोंट गेट इट मिक्स्ड, राइट। आपको चैप्टर अकॉर्डिंगली लर्न करोगे तो पक्का याद रह जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो उसको हमने क्या बोला,
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसको हमने क्या बोला, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्लीज कीप इन माइंड, इसको हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला है। शेप रिलेटेड चेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई थिंक क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट। सो एक बार अगर फिर से रिवाइज करना है तो देख लो, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, हमारा कांस्टेंट आएगा के, उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, अगर लेंथ के रिलेटेड हो तो उसको हम यंग्स मॉड्यूलस बोलेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है तो बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे, और शेप रिलेटेड चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट आई कैन से दैट कि इसके जो रिलेशंस है वो रिलेशंस को हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। जैसा कि पहला मैंने क्या बोला, यंग्स मॉड्यूलस, यू कैन सी दिस, राइट। सिंपली हमारा बेसिक वैल्यू क्या था, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। मैं अगर रिमूव करूंगा, ये पॉइंट रिमूव करूंगा तो क्या लिखूंगा, यंग्स मॉड्यूलस लिखूंगा। आइदर आई कैन राइट ई और आई कैन राइट यंग्स मॉड्यूलस वाई, और ये हो गया एप्सिलॉन। तो मैं बहुत सिंपल सा आपको समझाना चाहता हूं। अभी ट्रिक देखिए, हमको पता चल गया ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, लेंथ में चेंजेस आए वो इतने आए, लेकिन अभी हमारा गोल क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, यंग्स मॉड्यूलस का। तो मैं सिंपल सा आपको यहां पर आइडेंटिफाई करवा देना चाहूंगा कि अभी आपको ये सिग्मा का इक्वेशन आ गया है, राइट। वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये यंग्स मॉड्यूलस लिख दिया। ये एप्सिलॉन का इक्वेशन क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल। अभी डेल्टा का तो कोई रूल नहीं होता, वो तो चला गया। लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये बेसिकली क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तो मैं आपको वो बोलना चाहता हूं कि बेसिकली अगर आप यंग मॉड्यूलस का सिंपल फॉर्मूला निकालोगे तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, फोर्स पर यूनिट का ही इक्वेशन आया, तो क्या हुआ m1 l1 t माइनस टू अपॉन क्या हो गया l2। तो ऑब्वियसली उसका जो पॉइंट लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, m1, टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस टू माइनस 1 और t माइनस टू। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी से मैच होता है, प्रेशर। कौन से फिजिकल क्वांटिटी से मैच होता है, प्रेशर। याद रखना हो, अभी मैं लास्ट में आपको बोलूंगा कि प्रेशर जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी का हमें यहां पर मिलता है। इसके लिए ही ये पूरा टॉपिक मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं, बेस्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हो गया। आप अभी बोलोगे कि यंग मॉड्यूलस के ये पूरे कंसेप्ट को जब हमने समझा तो लास्ट में जो उसका फॉर्मूला निकला, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर्स फॉर्मूला। चलो हम अभी बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूला की बात करते हैं। मैंने बोला था बल्क में क्या होगा, बल्क में अल्टीमेटली वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस। आप देख सकते हो ये क्यूब है ना, उस पर फोर्स लगा तो कैसा कंस्ट्रिक्शन आपको दिखता है यहां पर क्यूब में, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। अभी आप लोगों का दिमाग एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए कि मैं सिंपल बोलूं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, स्टोरी हर टाइम यहीं से स्टार्ट होगी, वो आपको याद रखना है, हर टाइम यहां से स्टार्ट होगा। बल्क मॉड्यूलस लिखना है तो कैपिटल के, या फिर क्या लिख सकता हूं बल्क मॉड्यूलस बी, और यहां क्या आएगा एप्सिलॉन। ऑब्वियसली सिग्मा की जगह ये सिग्मा है, आपको पता चला एलएचएस में क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, बी, और जो ये एप्सिलॉन है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस, डेल्टा वी अपॉन बी। तो फिर से क्या हो गया, ये डेल्टा का तो कोई रोल नहीं होता, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो फिर से क्या बचा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बल्क मॉड्यूलस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसा आया, प्रेशर के जैसा, राइट। सो यू कैन सी दिस, मैंने यहां सेपरेटली भी लिख के दिया है कि स्ट्रेस को आप सिंपल बोलो तो सिग्मा की जगह प्रेशर तो लिख ही सकते हो। स्ट्रेन बोला ना, अभी वॉल्यूम रिलेटेड चेंजेस है। ऑब्वियसली बी को यहां हमने क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था, तो वो क्या हो गया सिग्मा अपॉन क्या हो गया स्ट्रेन, तो ये लिख दिया। तो वॉल्यूम का तो कंपोनेंट निकल गया, तो फाइनली ये हमें इक्वल वैल्यू मिली। हाँ आप देख सकते हो ये नेगेटिव साइन क्यों है,
वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उसलिए बहुत सिंपल हो गया। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी हमें कैसा मिला, प्रेशर के जैसा ही। सो फाइनली थर्ड जो टाइप था याद कर लो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को आप कैपिटल जी, ईटा या फिर एस से डिनोट कर सकते हो, राइट। अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है ना, उसका भी सेम रिलेशन। पहले क्या लिखना है बोलो, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, फिर सिग्मा, अगर हम सिंपल इसको, अगर आप एक ही साइन याद रखना चाहते हो तो लिख दो ईटा, और ईटा ई लिख दिया, तो ये क्या होगा, ईटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये स्ट्रेस, और स्ट्रेन कहाँ गया, स्ट्रेन कहाँ गया, नीचे। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लेना है तो स्ट्रेन मीन्स व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ। अभी इसको हम इक्वेशन में लाएंगे तो एल न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये चेंजेस हुए, उसमें डेल्टा का तो कोई रोल नहीं होता। एक्स मीन्स लेंथ है, तो लेंथ बेसिकली क्या हुआ, L1, और ये भी क्या है, लेंथ L1, तो L1 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी फॉर्मूला क्या मिला आपको, बोलो प्रेशर। क्या मिला, प्रेशर। सो एट द एंड मैं आपको अभी पूरा पॉइंट फिर से रिवाइज करवाता हूं, और आप देखते जाइए कितने कंसेप्ट आपने लर्न किए। सबसे पहले सिग्मा, सिग्मा क्या था, स्ट्रेस, फिर क्या था, एप्सिलॉन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, उसके बाद क्या आया, यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद क्या आया, बल्क मॉड्यूलस, उसके बाद क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। अभी ये सारे पॉइंट में आप देख लो, हाँ ये तीनों को, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फाइनली अभी आप वो समझो कि ये जो एप्सिलॉन था ना, वो तो क्या निकला, डेल्टा L बाय L, तो वो तो डायमेंशन लेस हो गया, तो उसका तो कोई डायमेंशन वैल्यू हमें मिला नहीं। लेकिन आप समझ लो सिग्मा Y B ईटा मीन्स स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली किसके जैसे मिले, प्रेशर के जैसे। किसके जैसे, प्रेशर के जैसे। सो ये जो प्रेशर रिलेशन है, वो प्रेशर रिलेशन क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी आपको पूरा एक लिस्ट मिल गया। प्रेशर आप लिखते जाइए, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मीन्स 1 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, राइट। और ये सिक्स्थ वन जो था ना, स्ट्रेन, वो कैसा निकला, डायमेंशन लेस। सो दिस वन इज द मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम दिस लेक्चर, राइट, कि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया, उसके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन लास्ट में जाके आपने क्या बोला, देखो स्ट्रेन है ना, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली किसके जैसा मिला, प्रेशर के जैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज कीप इन माइंड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So please revise this whole concept twice or thrice, because these topics are very important for future study. Stay connected with us for our next session. Thank you.